हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं 12वीं कक्षा जो आप लोगों का ये जो सेंटर टेस्ट सामने आने वाला है 13 तारीख से स्टार्ट हो रही है और उसके बाद फिर फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करनी है। तो हिंदी से संपर्कित मैं कुछ इन्फॉर्मेशन सूचना आप लोगों को दे रही हूँ। जैसे कि ये जो कुटज है ना, तो कुटज कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लेना है ताकि उससे संपर्कित कोई भी प्रश्न आए और उसका आप लोग जवाब दे पाए। तो एक बात ध्यान रखना है कि यदि 1 नंबर का आंसर है तो आराम से एक सेंटेंस में ही हो जाएगा। यदि संभव नहीं हो पाया तभी 2 वाक्य लिखना। 2 नंबर का आंसर है तो 4 से 5 सेंटेंस के अंदर ही उसे पूरा कर दिया जाता है। 5 नंबर का आंसर है तो इसलिए मैक्सिमम 15 वाक्य लिखना। विषय वस्तु जो पहले तो क्वेश्चन को खूब अच्छी तरह से पढ़ना है। 15 मिनट का टाइम दिया जाता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, तो इसके लिए हाथ में पेंसिल रख करके पढ़ना चाहिए ताकि जो जो आंसर आप लोगों को आ रहा है, जिसका आंसर आपको करना है, जहां पर क्वेश्चन का 1 2 3 4 करके नंबर दिया रहता है वहीं पर एक ठो टिक का निशान लगा लेना। और फिर जब लिखना स्टार्ट करना है तो उस समय आप लोग क्या करना कि जो जो प्रश्न का आंसर आप लोग लिख ले रहे हैं, जहां पर प्रश्न शेष हो रहा है वहां पर एक निशान पेंसिल से ही दे देना और जितना संभव हो सके संक्षेप में ही जवाब लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि वक्त तो बहुत ही कम है। सेंटर टेस्ट के लिए तो 50 नंबर का ही प्रश्न आएगा, 50 नंबर का ही उत्तर देना है तुम लोगों को। तो बस विशेष ध्यान देनी है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और जितना संभव हो सके पूरा सिलेबस पढ़ लो ताकि कहीं से भी प्रश्न आए तो उसका उत्तर देना है। समय के ढेर पर इस कविता को भी थोड़ा सा जस्ट स्टडी कर लेना है। और जैसे कि कोई भी कविता है, कोई भी लेसन है, अब जैसे कबीरदास है, कबीर की साखी है, तो अब कबीर से संपर्कित कोई भी प्रश्न आ ही सकता है। तो उस प्रश्न का उत्तर जब लिखोगे तो उसमें ध्यान देना है कि कबीर की साखी में जो कुछ भी दोहा है उस दोहे को लेकर ही आंसर लिखना है। अपने मन से बढ़ा चढ़ाकर आंसर नहीं लिखना है। इसलिए बारंबार कहा जा रहा है कि लेसन को, पाठ को खूब अच्छी तरह से स्टडी कर लेनी है। कबीर के पद में भी माया महा ठगनी, इसका भी अर्थ अच्छी तरह से जान लेना है। झूठे धन को क्या गर्वावे, इसको भी अच्छी तरह से जान लेना है। तुलसीदास जी के पद हैं तो तुलसीदास जी के भी पद में हम लोगों को भक्ति के मार्ग मिलते हैं। तो जो कुछ भी उसमें जो भी लिखा हुआ है, कोई भी प्रश्न आएगा, उत्तर उसी के आधार पर जो पाठ, ये जो हिंदी पाठ संचयन किताब में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसी के आधार पर ही उत्तर देना है। मन गढ़ंत, बिना पढ़े अपने मन से बना बना करके नहीं लिखना है। इससे समय का दुरुपयोग होगा, कोई नंबर मिलेगा नहीं। और सबसे मुख्य बात है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कॉपी मिले लिखने वाली तो उसमें अपना अपना सर्वप्रथम नाम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन अवश्य ही लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने की यदि वहां पर जगह रहेगा, नहीं भी रहेगा तो सेंटर टेस्ट वाली कॉपी में रजिस्ट्रेशन नंबर भी अवश्य ही लिखना है। तो इस तरह से। और फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में भी 5 का खा गा घा अंगा चा, ये 5 सिलेबस में जो भी है। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास, यानी हिंदी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये खड़ी बोली में ही हम लोग बात भी कर रहे हैं। एट प्रेजेंट भी मैं जो बात कर रही हूँ वो भी खड़ी बोली में ही है। तो इसके लिए आप लोगों को चाहे गाइड बुक हो या हिंदी साहित्य का इतिहास एक किताब मिलती है, उसी से इसका उत्तर लिखा जाता है, पढ़ लिया जाता है। 5 नंबर का ये प्रश्न भी रहते हैं। तो 5 नंबर के लिए मैक्सिमम कहा गया है कि 15 वाक्य से ज्यादा मत लिखना। कम हो 12-13 वाक्य में आंसर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। संक्षिप्त परिचय ही लिया गया है। और इधर में देखो, ये जो प्रगतिवादी साहित्य है या छायावाद या द्विवेदी युगीन साहित्य, भारतेंदु युगीन साहित्य, प्रयोगवाद, इन सभी का प्रवृत्ति एक शब्द है। प्रवृत्ति माने विशेषताएं होता है।
और प्रगतिवादी और प्रगतिशील एक ही शब्द है, एक ही तरह के, इसका उत्तर एक ही होगा। तो यदि प्रवृत्तियां आ रही हैं तो उसकी विशेषताएं लिखना है कि उस साहित्य की क्या क्या विशेषताएं हैं। और यदि परिस्थिति आ रही है तो उसमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सब परिस्थिति लिखा जाता है। तो परिस्थितियां और प्रवृत्तियां भी पढ़ लेना है। अब प्रमुख कवि जो हैं, जैसे प्रगतिवादी साहित्य के कवि नागार्जुन, रामधारी दिनकर जी का पढ़ना है। छायावाद में प्रमुख साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो ये जो साहित्यकार परिचय है इसमें भी 2.5 नंबर का रहता है। तो मैक्सिमम इसको लिखने के लिए जो भी साहित्यकार हैं, यदि उनका जन्म तारीख दिखाई दे रहा है किताब में तो लिखा जा सकता है। उनके माता पिता का नाम लिख देना है। और साहित्यकार परिचय में उनकी रचनावली, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, तो इसमें भी बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4-5 किताब पुस्तक का नाम दे करके आदि शब्द का प्रयोग करना है। यदि उन्हें कोई पुरस्कार मिली है तो उसको लिखना है, उसमें भी नंबर अच्छा ही मिलता है। और उसके बाद यदि उनका निधन, मृत्यु कब हुई, यदि मिल रहा है तो वो भी लिखा जा सकता है। 2.5 नंबर के लिए 6 से 7 वाक्य ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। और किताब के अंत में जो ये दिया हुआ है इंग्लिश अंग्रेजी जो परिभाषिक शब्दावली 50 शब्द, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसका स्पेलिंग याद करने की वैसी आवश्यकता नहीं पड़ती है। शब्दार्थ इंग्लिश में लिखा रहता है, उसका अर्थ लिखा जाता है। तो हिंदी में जो लिखा हुआ है उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देना है। और व्याकरण में जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ने के लिए कहा गया है, जैसे कारक चिन्ह है, तो कारक चिन्ह बोलने का मतलब है कि कारक की जो अकारक के जो भेद हैं उनकी विभक्तियां हैं, उसको भी जान लेना है। वाक्य के रूप में आता है तो इसको क्या करना है, पढ़ने के बाद इसको देख लेना है। जिस तरह का प्रश्न रहेगा कि ये कौन सा कारक है उसके नाम लिखना है, तो वो विभक्ति चिन्ह में अंडरलाइन करके कारक का नाम लिख देना है। संधि और समास के लिए भी नंबर रहता है। संधि समास आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुकी हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में जोड़ा जाता है और प्रत्यय शब्द के जो मूल शब्द होता है उसके अंत में जो जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय जब यदि लिखने को आएगा तो उसमें क्या करना है कि मूल शब्द और उसमें कौन सा उपसर्ग लगा है तो उसको लिखना है। जैसे असंभव एक शब्द आया, अब संभव उसका मूल शब्द है और उसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग ऊपर लिख करके उसके बगल में मूल शब्द लिखेंगे, नीचे में उपसर्ग के नीचे अ लिख देंगे। मूल शब्द संभव बराबर जो शब्द बने वो हो गया असंभव। इसी तरह से प्रत्यय में भी वैसे ही करना है, मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कर देना है। जिस तरह से कोई भी शब्द है, जैसे विद्यालय, अब इसमें विद्या मूल शब्द है, आलय प्रत्यय जुड़ गया और हो गया विद्यालय। इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय को उदाहरण के साथ वाक्य संशोधन, यानी यदि अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं तो यह अशुद्ध वाक्य लेसन से ही दिया रहता है, इसलिए लेसन को थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ने से ही। अशुद्ध वाक्य में स्पेलिंग मिस्टेक भी रहता है, वर्तनी मिस्टेक भी रहता है और कुछ शब्द भी छूट सकता है। तो वाक्य को 2-3 बार पढ़ने से, सावधानी से पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा कि उस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। वाक्य परिवर्तन में हो सकता है कि सरल से संयुक्त लिखने को कहा जाए, संयुक्त से मिश्र, कुछ भी परिवर्तन हो ही सकता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो वाक्य परिवर्तन को भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेनी है। और मुहावरा आ सकता है तो मुहावरे के लिए उसका अर्थ ही लिखने को कहते हैं, वाक्य नहीं। तो सिर्फ अर्थ ही लिखने से काम चल जाएगा। और रिपोर्टाज, जिसमें रिपोर्टाज अथवा पत्र लेखन, तो दोनों में से एक तैयार करने से ही होगा। तो रिपोर्ट जो तैयार करना है, यदि किसी भी पेयजल को लेकर समस्या है तो आप गारुलिया नगर पालिका को एक आवेदन पत्र दीजिए, आवेदन या रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्टाज लिखिए, दोनों में ही एक क्वेश्चन हो ही सकता है। तो लिखने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यदि मैं पत्र लेखन लिख रही हूँ तो उसमें जो लिखने वाले हैं, जिसको लिखा जा रहा है वो तो देना ही है। उसके बाद एक
बगल में दाहिने तरफ में अपना एड्रेस दे देना है। जो विषय वस्तु है उसे लिखना है और अंत में अपना नाम, और फिर जिसको दिया जा रहा है वो बाएं तरफ में उनका एड्रेस लिख देना है। तारीख अवश्य लिखना। रिपोर्टाज लिखते वक्त भी वही करना है जिसको रिपोर्ट कहते हैं हम लोग। तो उसमें भी किस स्थान पर लिखा जा रहा है, कब लिखा जा रहा है, किस समय में लिखा जा रहा है, उसमें भी टाइम और डेट माने रखता है, प्लस स्थान भी माने रखता है। और क्वेश्चन को दोबारा अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही आंसर देनी है, घबराना नहीं है। इसी तरह से प्रश्न उत्तर करना है, जितना संभव हो सके करना है। पढ़ाई लिखाई खूब अच्छी तरह से करना है। वक्त बहुत ही कम है। 13 तारीख से सभी स्टूडेंट्स